रहमान डकैत और उजैर बलूच ये दोनों कैरेक्टर्स ना ही सिर्फ धुरंधर मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं, बल्कि लियारी गैंग वॉर्स की हिस्ट्री के भी मेन कैरेक्टर्स हैं। कि यही मेजर इकबाल का रियल लाइफ कैरेक्टर इलियास कश्मीरी था, जिसने हमारे इंडियन आर्मी के 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के गार्ड भाऊ साहेब मारुति तलेकर का सर उस समय के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को एक थाल में सजाकर गिफ्ट किया था। उसी साल रहमान बलोच की लिखी हुई ये बुक लियारी द हार्ट ऑफ कराची में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी, वो भी जब मेजर इकबाल और रहमान डकैत हंसी के अट्ठास लगाते हैं, वहां मौजूद सभी पाकिस्तानी मजा लेकर हंसते हैं। उनके सामने 26/11 के, मगर इन सब में इन देवी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ देवी जी। पूरी फिल्म, मेरा मतलब है दोनों पार्ट्स का मेन हीरो रणवीर सिंह नहीं बल्कि आर माधवन है, क्योंकि रणवीर सिंह तो सिर्फ एग्जीक्यूशनर है, मगर असली खेल तो मैडी का है। धुरंधर एक स्पाई फिल्म कैसी बननी चाहिए या सभी को, स्पेशली वायर ऑफ वालों को जरूर समझ आ गया होगा, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से रियल इवेंट्स को एक कहानी के रूप में दिखाया गया है, उसे देखकर सिर्फ एक ही वर्ड मेरे मुंह से निकला है, जबरंजा। पहले मस्त, फिर जबरदस्त और सबसे ऊपर जबरंजा। करीब 280 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी ये 3 घंटा 33 मिनट की फिल्म क्या वाकई अपनी लागत निकाल पाएगी? 1999 कंधार हाईजैक, 2001 पार्लियामेंट का हमला, 26/11 का हमला और फेक करेंसीज का जाल। आखिर आदित्य धर धुरंधर मूवी में दिखाना क्या चाहते हैं? क्यों बीफ फूड, जो अभी तक मुंबई अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म बनाता था, वो अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के रियल अब्बू कराची अंडरवर्ल्ड पे बनी इस फिल्म धुरंधर पर एकदम से चुप है? इस बार क्रिटिक माफिया हो या नादान मूवी रिव्यूअर्स या अभी नए इंटेलेक्चुअल मूवी रिव्यूअर्स, क्यों आदित्य धर की धुरंधर मूवी को रिलीज से पहले से ही डाउनग्रेड कर रहे थे? आखिर असली वजह क्या है? एंड अबव ऑल, वॉर ऑफ नैरेटिव्स में ये फिल्म कहां स्टैंड करती है? धुरंधर मूवी से जुड़ी हर बात, हर थ्योरी, हर इशू पे बात एंड इवन एंडिंग एक्सप्लेन, सब कुछ है आज के धुरंधर मूवी के रिव्यू और एनालिसिस में। वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा लंबा है, मगर अत्यंत जरूरी है, इसलिए पूरा देखना। स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए एंडिंग एक्सप्लेन का सेक्शन आप चाहो तो मूवी देखने के बाद देख लेना। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। धुरंधर मूवी शुरू होती है उस इनफेमस घटना से जो शायद आजाद भारत का वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट चैप्टर है। मैं बात कर रहा हूं ईयर 1999 IC-814 हाईजैक की। इस सीन में माधवन का कैरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कैरेक्टर के साथ पाकिस्तानी आतंकियों से नेगोशिएशन करने कंधार पहुंचा है। मूवी में यह टाइमलाइन 30 दिसंबर 1999 की है और इस पूरे सीक्वेंस में ही आपको इस फिल्म की रियल वाइब पता चल जाएगी। जिस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है, लाइक रूपल कत्याल की निर्मम हत्या, प्लेन के वॉकिंग एरिया में खून का पोछा और माधवन के कैरेक्टर का भारत माता की जय बोलना पर सारे पैसेंजर्स की खामोशी होना, ये सब कुछ आपको हिला कर रख देगा। बाय द वे, ये सब एक्चुअली में घटित हुआ था। इवन इस हाईजैक में शामिल जहूर मिस्त्री का वो डायलॉग कि हिंदू कौम डरपोक है और उस पर जो माधवन का एक्सप्रेशन था, वो शायद इस फिल्म के ओपनिंग एक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट था। धुरंधर मूवी चैप्टर वाइज चलती है। जिस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था, उसके चैप्टर का नाम है द प्राइस ऑफ पीस। टोटल 8 चैप्टर है और धुरंधर फिल्म का ये फर्स्ट पार्ट ईयर 1999 से लेकर ईयर 2009 तक के टाइमलाइन को कवर करता है। आर माधवन के कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में अजय सान्याल होता है, जो कि लूजली बेस्ड है हमारे करंट NSA चीफ अजीत डोवाल पर, एज वो इस 1999 की टाइमलाइन में IB के चीफ थे। कैसे अजय सान्याल अपना प्लान इंडियन गवर्नमेंट को ब्रीफ करता है, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, बट उस समय के ब्यूरोक्रेट्स इसे इम्प्रैक्टिकल बोलकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मगर कहानी में मोड़ जब आता है जब 2001 में पार्लियामेंट पर हमला होता है, तब अजय सान्याल की उसी फाइल पर खुद उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
उसे मिलकर अजय सान्याल के बताए हुए 3 प्लान्स में से सिर्फ एक को ही अप्रूव करते हैं, और वो एक प्लान होता है ऑपरेशन धुरंधर। मगर वो बाकी के 2 प्लान्स क्या थे, इसकी बात हम आगे हमारे एनालिसिस में करेंगे। अब मैं ये बात आपको पहले बता दूं कि आर माधवन इस 2 पार्ट धुरंधर मूवी का असली हीरो है। पूरी फिल्म में जब जब अजय सान्याल का कैरेक्टर सामने आया है, तब तब ऑडियंस को ऐसे डायलॉग्स और ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है जिस पर आज भी कोई बात नहीं करना चाहता है। डायलॉग्स लाइक हिंदुस्तान का पहला दुश्मन तो हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है, और हम कराची को तो एक बार कंट्रोल कर सकते हैं मगर हमसे यूपी ही कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे कुछ डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय सान्याल का कैरेक्टर इस कहानी में मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड पार्ट की जो ग्लिम्स मूवी के एंडिंग में दिखाई गई है, उससे एक बात तो क्लियर है कि अभी कहानी बहुत बाकी है। इस फर्स्ट चैप्टर के बाद ही रणवीर सिंह के कैरेक्टर का इस फिल्म में एंट्री होता है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम होता है हमजा अली मजारी, मगर इसका असली नाम सिर्फ एंड में ही रिवील होता है, जिसकी बात हम हमारे एंडिंग एक्सप्लेन सेक्शन में जरूर करेंगे। मगर यकीन मानिए, डायरेक्टर आदित्य धर ने जिस स्मार्ट तरीके से रणवीर सिंह से इस फिल्म में इतना इंटेंस रोल करवा लिया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। क्रिस्प डायलॉग्स, इंटेंस लुक्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइमिंग। कब कैसे किसी भी सीन में रणवीर सिंह का प्रेजेंस होना, और कई सीन में सिर्फ रणवीर सिंह के सिर्फ सटल एक्सप्रेशन से ही आगे बढ़ा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कहानी की भी डिमांड थी। कोई भी अननेसेसरी ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं है, जैसा कि रणवीर सिंह अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ओवरऑल रणवीर सिंह की मेहनत दिख रही है, बट क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर आदित्य धर, वरना इस छपरी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी ही फिल्म को बॉयकॉट करवाने की। कांतारा के देवास का अपमान नहीं करना चाहिए था। कांतारा के देवास की एक रियल हिस्ट्री भी है जो हमारे कल्चर में डीप रूटेड है, जिसकी बात हम बहुत जल्दी हमारे आने वाले वीडियो देवा हिस्ट्री ऑफ कांतारा में पूरी डिटेल के साथ करेंगे। माधवन और रणवीर सिंह के अलावा मूवी में है सबके जिगर का छल्ला अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, संजू बाबा एज एसपी चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल। इन सभी ने अपने रोल्स को इतना ओरिजिनली निभाया है कि शायद अगर इनके रियल कैरेक्टर्स आज जिंदा होते तो वो नीचे उतर के कह देते कि भाई इतना भी ओरिजिनल नहीं करना था। अक्षय खन्ना का वो बलूची डांस बिल्कुल वही स्पार्क दे गया है जैसा कि बॉबी देओल का एनुअल मूवी में ये वाला सॉन्ग। पूरी फिल्म में अक्षय खन्ना जब जब सीन में आया है, तब तब उसके रहमान डकैत के कैरेक्टर ने पूरी लाइमलाइट लूटी है। ये बंदा दृश्यम 2 और छावा के बाद से एकदम बीस्ट मोड पर आ गया है। रियली कोई तो दिला दो इसे ऑस्कर। संजू बाबा की एंट्री में जो गाना यूज किया गया है, ए हवा ओ हवा, ये वाली एंट्री, उफ। संजू बाबा ने इस फिल्म में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है जिसकी एक पर्टिकुलर रेस से ही हेट है, और वो भले ही अपने काम में बड़ा ईमानदार है, मगर बीफ फूड की बाकी मूवीज की तरह ईमान का पक्का वाला टाइप पुलिस ऑफिसर नहीं है। क्योंकि अक्षय खन्ना और संजू बाबा के साथ वाले सीन्स आपको यही बात अच्छे से क्लियर कर देंगे। अर्जुन रामपाल का रोल इस फिल्म में उतना नहीं है, मगर यस, इस शॉट में जो इंटेंसिटी थी वो आपको ट्रेलर से कहीं गुना ज्यादा जब आप फिल्म में स्टोरी के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल दिखेगी। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग का लेवल आपको जब दिखेगा जब उसका सामना अक्षय खन्ना से होता है, तब उसके कैरेक्टर की ये हंसी पूरे सीन पर भारी पड़ जाती है। वाकई इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए ऑडियंस को, जब आपके सामने ये सभी मंझे हुए एक्टर्स एक दूसरे को हर सीन में आउट परफॉर्म कर रहे हो। मगर मैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात मेंशन करना चाहूंगा, अ स्पेशल नोट। इन सभी एक्टर्स के बीच एक ऐसा एक्टर भी था जिसके कैरेक्टर ने पूरी फिल्म में डार्क ह्यूमर प्लस लीचड़पन की एक नई परिभाषा लिख दी। वो कैरेक्टर है राकेश बेदी जी का। करीब 49 इयर्स उनको इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, और जैसे उन्होंने इस जमील जमाली का रोल निभाया है, कसम से बिल्कुल शकुनी वाली वाइब आ गई थी। ये जमील जमाली कैरेक्टर इस धुरंधर फिल्म का असली एक्स फैक्टर है, जो इनफैक्ट अजय सान्याल के कैरेक्टर के अलावा वो दूसरा कैरेक्टर है जो आज भी रियल लाइफ में जिंदा है, जिसकी बात आगे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। राकेश बेदी जब जब सीन में आए हैं तब तब उन्होंने ऑडियंस को एक ब्रीदिंग स्पेस दी है, क्योंकि पूरी फिल्म टेंस और इंटेंस दोनों है। सो ऐसे में कैरेक्टर
जो अपनी धूर्तता से आपको हंसा भी देता है और आपको ये सोचने पे मजबूर भी कर देता है कि कोई इतना हरामी कैसे हो सकता है। तो फिर मुंह से बस यही बात निकलती है, हैट्स ऑफ। दानिश पंडोर एज उजैर बलोच और सारा अर्जुन एज यलीना जमाल का काम भी काफी अच्छा है इस फिल्म में। मगर एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेकंड पार्ट में उजैर बलोच के कैरेक्टर का रोल काफी क्रिटिकल होने वाला है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इस फिल्म की स्टोरी और इसकी डिटेलिंग है। हर सीन में आपको छोटी से छोटी डिटेल्स के माध्यम से लाइक पाकिस्तान का लियारी गैंग, कराची पॉलिटिकल पावर और आईएसआई का वर्किंग स्टाइल, इन सब को बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, जो शायद अगेन अपने आप में एक बेंचमार्क है। क्योंकि अभी तक जो मूवीज ऐसे सब्जेक्ट्स पर बनती थी उसमें जब तक रॉ और आईएसआई के एजेंट्स का प्रेम प्रसंग नहीं होता था तब तक तो ऐसे फिल्म मेकर्स का जुलाब साफ नहीं होता था। और बिकनी सीन्स तो भाई स्पाई मूवीज का एक अनरिटन रूल था। फिल्म बने ना बने बिकनी सीन जरूर चाहिए। आदित्य चोपड़ा, ऐसे बनती है स्पाई मूवीज, देख लियो। कहां है वो सिद्धार्थ आनंद जो पठान के कॉर्पोरेट कलेक्शन दिखाकर और अब किंग का फर्स्ट लुक दिखाकर बड़ा उछल रहा था। बेटा स्पाई का कैरेक्टर जब भी बनाओ अपना छपरीपन उससे दूर रखो। मुझे पता है कि कैरेक्टर इन्वायरमेंट में ब्लेंड होना चाहिए, बात सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इन्वायरमेंट ही छपरीनुमा हो जाए। धुरंधर में यही एक बात सबसे अलग है। सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल इस फिल्म में एज अ रिसर्च कंसल्टेंट जुड़े हैं और यहाँ उनकी भी तारीफ बनती है क्योंकि कई सीन्स की डिटेलिंग बिना उनके इनपुट्स के संभव नहीं दिखती है। यही होता है जब आप सही बंदों से सही तरीके से काम निकलवा लो। इंटरवल 2 घंटे 4 मिनट के बाद होता है, मगर जिस तरीके से ये फिल्म अनफोल्ड होती है उससे आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि ये फिल्म लंबी है। इनफैक्ट धुरंधर फिल्म का एंटायर कट 7 घंटे से ज्यादा का था, मगर जिस तरीके की ये कहानी है उसके हिसाब से बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा सीन रखे कौन सा सीन हटाएं। सीन से कहानी कॉम्प्लेक्स थी और कई कैरेक्टर्स और कई इवेंट्स को एस्टैब्लिश भी करना था। सो ऐसे में डिसीजन लेना कि ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी, ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया गया है। रियलिस्टिक डायलॉग्स विद पंजाबी पाकिस्तानी टोन एंड बलूची पहाड़ी टोन ऑल्सो, हर एक बात का ख्याल रखा गया है। मैं पर्सनली मानता हूं कि ये धुरंधर मूवी आदित्य धर का अभी तक का बेस्ट वर्क है। 26/11 के हमले के समय कैसे पाकिस्तान का आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के लोग इसे अपने टीवी पर एंजॉय कर रहे थे और कैसे हमारे देश की मीडिया हमारे कमांडोज की लोकेशंस पब्लिक में डिस्क्लोज कर रही थी, वो सीन आपको अंदर से हिला देगा क्योंकि तब आप रणवीर सिंह के कैरेक्टर के माध्यम से वो चीजें महसूस कर पाओगे। उस सीन में रणवीर सिंह कुछ बोलता नहीं है एज वो उन लोगों के बीच एक अंडरकवर होता है, मगर उस सीन में उसकी सांसों की आवाज आपको सुनाई देती है, वो भी जब मेजर इकबाल और रहमान डकैत हंसी के अट्ठास लगाते हैं। वहां मौजूद सभी पाकिस्तानी मजा लेकर हंसते हैं एज उनके सामने 26/11 के हमले का लाइव प्रसारण हो रहा था। तब रणवीर सिंह की खामोशी और उसकी सांसों की आवाज, इससे ये पूरा दृश्य आपको मूवी के खत्म होने के बाद भी कचोटेगा। रियल रिकॉर्डिंग्स जो आतंकियों और ताज होटल के हॉस्टेजेस के बीच में हुई बातचीत की थी वो तक इस फिल्म में सुनाई गई है, जो शायद आपको ये बतला सके कि उस समय एक्चुअली में हमारे देश का क्या हाल था। धुरंधर फिल्म का ये फर्स्ट पार्ट कई सवाल आपके मन में छोड़ जाएगा। क्यों 1999 से 2013-14 तक हमारे देश का ऐसा हाल था, हमारी एजेंसीज कैसे बिना कोऑर्डिनेशंस के रहती थी और कब जाके फाइनल कोऑर्डिनेशन आया, यह सब आज हम एज एन ऑडियंस इस फिल्म के माध्यम से देख पा रहे हैं। पूरी फिल्म, मेरा मतलब है दोनों पार्ट्स का मेन हीरो रणवीर सिंह नहीं बल्कि आर माधवन है, क्योंकि रणवीर सिंह तो सिर्फ एग्जीक्यूशनर है मगर असली खेल तो मैडी का है। और विलन्स में भी संजू बाबा, राकेश बेदी ग्रे कैरेक्टर्स है, मगर इस फर्स्ट पार्ट का मेन विलन अक्षय खन्ना है और एंटायर धुरंधर फिल्म सीरीज का मेन विलन अर्जुन रामपाल है। क्रिटिक माफियाज को क्यों ये फिल्म अच्छी नहीं लग रही है और क्यों सब तरफ खामोशी सी छाई हुई है, डिस्पाइट की मूवी का कलेक्शन वर्ड ऑफ माउथ से भी और तेज हो गया है। और ऐसी कौन सी नस आदित्य धर ने दबा दी है कि बेवफुट में भले ही कईयों की चीख निकली है मगर आवाज नहीं आ रही है। उसको समझने के लिए हम अब अपने एनालिसिस में चलते हैं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी कैसी है, वाइड शॉट, टाइट शॉट, फलाना शॉट, ये सारी बातें आपने दूसरे चैनल्स पर ऑलरेडी देख ली होंगी। सो अब हम
असल मुद्दे पर आते हैं, हमारे एनालिसिस पर। धुरंधर मूवी की स्टोरी बेस्ड है पाकिस्तानी शहर कराची के एक इलाके की, जिसका नाम है लियारी। एक ऐसा इलाका जिसे मदर ऑफ कराची भी कहा जाता है। वैसे तो इलाका एज पर पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक लोगों का इलाका है, मगर इस इलाके का असली स्पोर्ट कुछ और है। रहमान डकैत और उजैर बलूच, ये दोनों कैरेक्टर्स ना ही सिर्फ धुरंधर मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं, बल्कि लियारी गैंग वॉर्स की हिस्ट्री के भी मेन कैरेक्टर्स हैं। लियारी गैंग की कहानी में कई प्लेयर्स थे, सिंधी, बलूची, पठान, आईएसआई एंड पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज। यस, धुरंधर मूवी में राकेश बेदी के कैरेक्टर का नाम भले ही जमील जमाली था, मगर ये कैरेक्टर लूजली बेस्ड है रियल लाइफ पॉलिटिशियन सरदार नबील अहमद गबोल पर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का अब भी एक्टिव लीडर है। इसी पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी का नाम फिल्म में पीएपी करके दिखाया है। रियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अभी के हेड हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका डायलॉग कौन रात के अंधेरे में हमला करता है बड़ा वायरल हुआ था। धुरंधर मूवी में कुछ सीन्स हैं जिसमें आकिब अली जरवारी के नाम का कैरेक्टर भी दिखाया है, जो कि असल में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पर लूजली बेस्ड है। और हम सब तो ये जानते ही हैं कि आसिफ अली जरदारी इज द फादर ऑफ बिलावल भुट्टो एंड हस्बैंड ऑफ लेट फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यहाँ बैठे हुए कुछ अमन की आशा वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। जैसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल कराची है, और इसी बात को धुरंधर मूवी में कई बार हाईलाइट किया गया है, क्योंकि जहां पैसा वहां पावर, और जहां पावर वहां पावर स्ट्रगल। बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट सबसे ज्यादा इस लियारी गैंग वॉर की भेंट चढ़ी है, जो कि इस मूवी ने बड़े ही सटल रूप से दिखाया है। फिल्म में एक सीन है जहां रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब गन्स की डिलीवरी लेने एक बलूची सरदार के कैंप के पास जाता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तानी आईएसआई ने उस इलाके के पानी में जहर मिला दिया था, जिससे कई बलूची बच्चे मर गए। अब आप खुद सोचिए कि जो रहमान डकैत, जो कि असल में खुद एक बलूची था, एज उसका नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, वो खुद पाकिस्तानी आईएसआई के लिए गन्स डिलीवर करता था, और इधर वही पाकिस्तानी आईएसआई उसके ही बलूची लोगों को मार रही थी। धुरंधर मूवी में इसी दोगलेपन को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे आपको एक बात जरूर समझ आ जाएगी कि क्यों इतने सालों से बलूचिस्तान का फ्रीडम मूवमेंट हर बार बढ़ते बढ़ते पीछे होता रहा है। इवन रहमान डकैत का राइवल अरशद पप्पू भी इस फिल्म में दिखाया गया है, जो असल में पठानों के ग्रुप को बिलोंग करता है। बलोच वर्सेस पठान एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान की इस मूवी में एक्सपोज हुई है। लियारी में सिंधी और बलूचियों की आबादी शुरू से ही काफी ज्यादा रही है, और अब भी यह आबादी मेजॉरिटी में है। तो ऐसे में आप पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का पॉलिटिकल कलर साफ साफ समझ सकते हैं। सिंध ही वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू बेटियां उठाई जा रही हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए। सिंध में ही पाकिस्तानी हिंदुओं की आबादी अब भी थोड़ी बची है विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और शायद इसलिए भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को भारत का कल्चरल पार्ट भी बोला है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉल्टीनेस यही इलाका है। पाकिस्तानी आईएसआई के लिए लियारी आजादी के बाद से एक हंटिंग ग्राउंड रहा है, जहां से वो ना ही सिर्फ अपनी फंडिंग पूरी करता था, बल्कि भारत पर वार करने के लिए हथियारों की उगाही भी करता था। धुरंधर मूवी में जावेद और अल्ताफ खनानी के कैरेक्टर्स को दिखाना इसी बात पर फोकस करता है। खनानी ब्रदर्स पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा रैकेट चलाते हैं, थे नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टी से लेकर आईएसआई तक सबके लिए ब्लैक मनी का इंतजाम करने में इन खन्नानी ब्रदर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जावेद खन्नानी, जिससे अक्षय खन्ना मूवी में डील करता है, उसका रियल लाइफ कैरेक्टर असल में साल 2016 में कर लेता है। अभी सिर्फ अल्ताफ खन्नानी ही जिंदा है, मगर वो साल 2016 में क्या हुआ था, इसके पीछे की कहानी कहीं ना कहीं भारत में हुए डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी है। मेजर इकबाल का रोल, जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है, वो लूजली बेस्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर पाकिस्तानी एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर इलियास कश्मीरी पर। और ये वही शख्स है जिसका पार्लियामेंट हमले से लेकर 26/11 के हमले तक
और भारत की फेक करेंसी पब्लिश करके भारत को बैंकरप्ट करने की प्लानिंग तक बहुत बड़ा रोल इसका रियल लाइफ में भी रहा है। ये इलियास कश्मीरी अगर आपको लगता है कि यही मेन कड़ी है इस कहानी की, तो आप अब भी लार्जर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। धुरंधर मूवी में एक बड़े साहब का मेंशन 2 बार अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर मेजर इकबाल ने किया है, जिसका मतलब है कि कहानी में भी बहुत से पत्ते खुलना बाकी हैं। संजू बाबा का कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर चौधरी असलम खान पर लूजली बेस्ड है। चौधरी असलम खान के कैरेक्टर का यह डायलॉग कि एक बार मगरमच्छ पर भरोसा कर लेना मगर किसी बलोच पर मत करना, इस डायलॉग से आपको चौधरी असलम खान का बलूचों के प्रति कैसा रवैया रहा होगा रियल लाइफ में भी आपको बतला देगा। इस कैरेक्टर को रियल लाइफ में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कामों में इस्तेमाल भी किया था, मगर जो रियल कहानी है इस पूरी टाइमलाइन की, स्पेशली धुरंधर मूवी के दोनों पार्ट्स की, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे देश में अमन की आशा के तहत पाकिस्तानी सिंगर्स हमारे देश में आकर हमारा मनोरंजन करते थे। पाकिस्तानी एक्टर्स बीफ फूड में छाए रहते थे और जो बीफ फूड का म्यूजिक कभी मेलोडी बेस्ड हुआ करता था उसका कैरेक्टर पूरी तरह से सूफिज्म पर चला गया था और हर गाना बिना अली मौला के पूरा नहीं होता था। ये वही टाइम है, जैसे जैसे भारत जल रहा था वैसे वैसे पाकिस्तान और स्पेशली लियारी फल फूल रहा था। इस पूरी रियल कहानी पर ही हमारा अगला वीडियो बेस्ड है और इसीलिए मैंने इस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं रखा है, सिर्फ एंडिंग एक्सप्लेनेशन रखा है। एज ये मूवी जिस रियल कहानी पर बेस्ड है उसी कहानी को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको लियारी की वो हिस्ट्री जिस पर खुद पाकिस्तान में साल 2018 में बड़ा बवाल हो गया था वो मालूम पड़ेगी। एज उसी साल रहमान बलोच की लिखी हुई ये बुक लियारी द हार्ट ऑफ कराची में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिससे पाकिस्तान का चला आ रहा इतने सालों का नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। आखिर किसने बसाया था ओरिजिनल लियारी और कैसे लियारी जो कभी हिंदू शरणार्थियों का केंद्र था वो अब सिर्फ गैंग वॉर्स के लिए जाना जाता है। रहमान डकैत, उजैर बलूच और इलियास कश्मीरी का रियल नेक्सस जिसके थ्रू आईएसआई ने भारत में हमले किए, जावेद खन्नानी का अपने आप को खत्म करना और उसका वो अधूरा प्लान जो उसका भाई अब भी पूरा करने में लगा हुआ है। अलॉन्ग साइड उन सभी कैरेक्टर्स की बात करूंगा जिनको अननोन गनमैन्स ने अभी कुछ सालों में निपटाया है। एज ए फिल्म धुरंधर भी उन्हीं अननोन गनमैन को समर्पित है, मगर इसके लिए आपको बस हैशटैग धुरंधर को अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, क्योंकि इसी से मुझे एटलीस्ट ये लगेगा कि आप वाकई धुरंधर मूवी के पीछे की रियल कहानी को देखना चाहते हैं। ऐसी रियल कहानी अब भी चल रही है, सो प्लीज डू टाइप हैशटैग धुरंधर इन द कमेंट सेक्शन। मगर इन सब में इन देवी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ, देवी जी मैडम अपने वीडियो में कई बातें कह गई। मैडम अपनी वीडियो में कहती हैं कि धुरंधर मूवी में टू मच टेस्टोस्टेरोन, श्रील नेशनलिज्म एंड इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। यही सेम बात इन्होंने अपने आर्टिकल में भी लिखी है। अब जब अनुपमा चोपड़ा ऐसा लिखेगी तो फिर स्क्रॉल और द वायर कैसे पीछे हट जाते हैं। scroll.in ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस मूवी को अ टेक्नो जिंगो ग्रोफेस्ट कह दिया है। इवन द वायर द लायर ने इस फिल्म को सटल ट्रोल कहा है। भाई इनका सही है, जब भी अपना एजेंडा चलाना हो तब अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का चयन कर लो कि बेचारा आम व्यक्ति भी कंफ्यूज आ जाए और अपना माथा पकड़ ले कि देवी जी कहना क्या चाहती हो। टू मच टेस्टोस्टेरोन, श्रील नेशनलिज्म, टेक्नो जिंगो गोरफेस्ट। अरे मैडम आसान शब्दों का प्रयोग किया करो। हमें तो फिल्म देखते ही समझ आ गया था कि आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। और ये क्या बात हुई, आपको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव से भी दिक्कत हो गई? ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान के जिस कहानी पर बेस्ड ये फिल्म है, क्या उसमें ये सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स क्या भारत पर फूल बरसाने की प्लानिंग कर रहे थे? क्या 26/11 का हमला इन पाकिस्तानियों की तरफ से कोई हमला था ही नहीं? या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी? ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि ये ऐसे आंडू पांडू वर्ड यूज करते हैं, बल्कि इनकी असली दिक्कत ये है कि ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत के आम लोग उस सच को जान पाएं जिसे इन्हीं लोगों ने अपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कईयों बार नॉर्मलाइज करके छुपाया हुआ है।
पठान के समय इन्हीं देवी जी का ये रिव्यू कह रहा था कि हाय 32 साल लगे एसआर के चीचा को एक्शन हीरो बनने में। और ये वही वायर द लायर है जिसने पठान की रिव्यू के समय ये कहा था कि पठान भारत जोड़ो यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। और क्या वाकई प्यारी सबको जीत लेगा क्या? उफ। बीबीसी से लेकर वाइस मीडिया तक सबने लियारी गैंग्स पर डॉक्यूमेंट्री सीरीजेस बनाई हैं, मगर इन सभी लोगों को वो सब तो पीस ऑफ आर्ट लगेगा। और यहां जब उसी लियारी गैंग पर भारत में कोई डायरेक्टर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी क्या बना दे तो इन सबको मिर्ची लग जाती है। अब मैं आपको बताता हूं इनकी असली तकलीफ क्या है। पूरी मूवी में एक भी अच्छा वाला अब्दुल नहीं है। पूरी मूवी में एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसमें हीरो सिर्फ अपनी बॉडी दिखाने के लिए पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस ही रख दे, जैसा कि पठान, टाइगर सीरीज और वॉर 2 में हुआ था। जो जैसा था उसको बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। पहली बार ऑडियंस को रियल स्पाई कैसा होता है वो देखने को मिला है। अब चलो ये बातें तो कोई भी रिव्यूअर बोल देगा, मगर क्या ये सच नहीं है कि यही मेजर इकबाल का रियल लाइफ कैरेक्टर इलियास कश्मीरी था जिसने हमारे इंडियन आर्मी के 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के गार्ड भाऊ साहेब मारुति तलेकर का सर उस समय के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को एक थाल में सजाकर गिफ्ट किया था। इसी घटना के बाद ही एकदम से बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सर कर पाकिस्तान ले जाने की कुप्रथा शुरू हो गई थी। याद तो होगा आप लोगों को। चिंता मत करो, रियल स्टोरी ऑफ धुरंधर में सारी बातें भी करेंगे। तो क्या ऐसे लोगों की सच्चाई पूरे देश को मालूम नहीं पड़नी चाहिए? कौन कौन से वो लोग थे जो हमारे देश में रहकर इन्हीं लोगों की मदद दुबई जाकर करते थे? कैसे बीफ फूड में पाकिस्तानी सिंगर्स, एक्टर्स, राइटर्स की भर्तियां हो रही थी? अनुपमा चोपड़ा जैसे लोग आपको ये सच कभी नहीं बताएंगे। है जिनके पति विधु विनोद चोपड़ा तो अपनी फिल्म्स लाइक मिशन कश्मीर और शिकारा में पूरी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी बेस्ड रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स का नाम तक नहीं लेते हैं। क्या मुंबई से हवाला का पूरा बिजनेस कराची से ऑपरेट नहीं होता है? मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम क्यों मुंबई से भागकर सिर्फ कराची ही गया? सवाल तो बहुत है, मगर इनके पास जवाब होते हुए भी कोई जवाब नहीं है। आज जब इसी बीफ फूड की छाती पे चढ़कर एक डायरेक्टर एक ऐसी फिल्म बना रहा है जिसमें पहली बार उस जड़ की बात हो रही है जिसने भारत को पिछले 75 सालों से त्रस्त करके रखा हुआ है, तो तकलीफ किस बात की है? ये जो एक कैंपेन चलाया गया था ट्विटर पर धुरंधर मूवी के रिलीज के ठीक 1-2 दिन पहले, उसकी फंडिंग कहां से आ रही है? रणवीर सिंह ने जो कुछ किया उस पर पब्लिक ने वैसे ही उसकी बहुत कुटाई करके रखी है और जरूरत पड़ने पर और भी पेला जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका गुस्सा पब्लिक आदित्य धर की मेहनत पर निकाल दे। इन लेफ्टिस्टों की यही प्लानिंग थी कि राइट विंग के किसी लंपट को आगे रखकर अपना तीर चला दो। धुरंधर जैसी फिल्म का चलना जरूरी नहीं, अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स भी है। यहाँ झूठ को सच बताकर कई सालों से दिखाया, लिखाया और पढ़ाया गया है। अब देखिए, ये है प्रताप भानु मेहता जो कि खुद एक लेफ्ट लिबरल है और अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ये खुद इतने सालों बाद ये कह रहे हैं। ये जो हिस्ट्री के विवाद हुए इमरजेंसी के दौरान, सीपीआई और इंदिरा गांधी ने जो पैक्ट किया, इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को एक तरह से करने का, डिजास्टर फॉर एकेडमिक लाइफ इन इंडिया। प्रताप भानु मेहता वैसे तो नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, मगर अब जाके इन्होंने वो सच कबूला है जिसे अभी तक कोई मानने को तैयार नहीं था। ऐसे ना जाने कितने ही सच हैं जो शायद आपको पता भी होंगे, मगर आप अगर उसे पब्लिक में बोलेंगे तो यही लोग उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलकर आपको बैठा देंगे। मगर जब ये लोग कुछ बोलेंगे तो उसे गॉस्पेल ट्रुथ कह दिया जाएगा। धुरंधर मूवी ऐसे सभी सच को कहती है जिन्हें अभी तक कोई सुन नहीं रहा था। इस मूवी में तो डेविड कोलमैन हेडली तक को दिखाया गया है, जिसे खुद इलियास कश्मीरी एके मेजर इकबाल ने पर्सनली ट्रेन किया था फॉर ऑपरेशन 2611। इस मूवी के अकॉर्डिंग यूपीए सरकार के टाइम हमारे देश के एक मंत्री और उसके बेटे ने दुबई में मिलकर हमारी करेंसी के ब्लूप्रिंट ब्लॉक मेजर इकबाल को शेयर कर दिए थे, जिसके कारण पाकिस्तान में भारत की करेंसी छपने लग गई थी, जो बाद में कराची से बर्मा, बर्मा से नेपाल और नेपाल के रास्ते हमारे यूपी में स्मगल हो गए। वैसे रियल लाइफ में भी यही मेन रीजन था जिसके कारण डीमोनेटाइजेशन लाया गया था, और इसी डीमोनेटाइजेशन का सीधा असर यूपी के 2017 के चुनाव में दिखा था। आर माधवन एके अजय सान्याल का एक डायलॉग यूपी के उस समय के हालातों को लेकर भी है, जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा,
थिएटर में जाकर फिल्म में देखो, एक अलग ही फील आएगा। मैडी के कैरेक्टर अजय सान्याल ने 3 प्लान्स जो बताए थे, जिसमें सिर्फ एक प्लान धुरंधर था, तो वो 2 बाकी के प्लान्स क्या थे? पहला प्लान था सऊदी कंट्रीज से सामरिक रूप से रिश्ते बढ़ाना, जिससे भारत अपनी पोजीशन और प्रेजेंस मुस्लिम कंट्रीज में बढ़ा सके। और आज अगर देखें तो अजीत डोवाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर फॉरेन विजिट पर जाते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज के विजिट पर। जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने कुछ नहीं बोला था, एक्सेप्ट टर्की के, जो कि खुद अपने आप को मिडिल ईस्ट का कंट्री नहीं मानता है, क्योंकि वो तो यूरोप का है ना। क्या बात कर रहे हो? इमरान तो कहता है कि टर्की हमारे लोग हैं। अरे भैया, टर्की वाले खुद कंफ्यूज हैं कि वो यहाँ के हैं कि यूरोप के हैं। और दूसरा पॉइंट था पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करना। अब आप खुद अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, क्या जब से मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है? इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान में इंसान से ज्यादा गधे की कीमत हो गई है। ये दोनों पॉइंट्स भले ही मूवी में उस टाइम में मना कर दिए थे, मगर हम लोग अजीत डोवाल की रियल प्लानिंग का साक्षात नमूना देख ही रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी इतना बैंकरप्ट हो गया है कि अभी एशिया कप में पाकिस्तान के हरामजादे शाहिबजादे फरहान ने हमारे बुमराह को 3 छक्के क्या मार दिए। तो इसी पर ही पाकिस्तानियों ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, जबकि इनकी पाकिस्तानी टीम भारत से तीनों मैच बुरी तरह से हारी। यहां तक कि इनका मोहसिन नकवी, मेरा मतलब है मोहसिन नकवी, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर ही भाग गया। शुक्र है तीनों मैच लाइव थे, वरना ये लोग तो पाकिस्तान जाकर ये बोल देते कि हम तो जीते हैं, इसलिए हमारे पास ट्रॉफी है। शुक्र ये लोग एक भी मैच नहीं जीते, वरना ये लोग तो वेब सीरीज बना देते। याद रखना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। धुरंधर मूवी में काफिर शब्द का प्रयोग बार बार होना पाकिस्तानियों की असली सोच दिखाता है, जिसे शायद ये इंटेलेक्चुअल लोग, अमन की आशा वाले लोग हमेशा छुपा जाते हैं। कितनी ऐसी बातें हैं जो धुरंधर मूवी में सटल रूप से दिखाई गई हैं। अब आप ही बताइए, क्या अभी तक कोई ऐसी मूवी आई है जिसमें 26/11 की घटना की रियल रिकॉर्डिंग्स तक आपके सामने रख दी हो? मैं मानता हूं कि ये फिल्म है, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, मगर इस फिल्म में जितना हो सकता था उतना ओरिजिनलिटी का ध्यान रखा गया है, और शायद यही आदित्य धर की सबसे बड़ी यूएसपी है। और इसलिए भी मेरी नजर में यह धुरंधर फिल्म मूवी ऑफ द ईयर है। अब से जब भी किसी को स्पाई मूवीज की कोई भी बात करना होगी, उसे ये बेंचमार्क सबसे पहले पार करना होगा, वरना बॉस ऐसी स्पाई मूवीज को देखने पब्लिक कभी जाएगी नहीं। आदित्य धर की इस मेहनत धुरंधर मूवी को पब्लिक का सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी मूवी अगर आज के समय में भी मिनिमम 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी तो लानत है हम भारतवासियों पर। अब देखिए, वैसे तो मैं धुरंधर मूवी की काफी बातें आपके सामने कर चुका हूं, मगर यस, मैं धुरंधर मूवी की पूरी कहानी इस वीडियो में नहीं खोलूंगा। इनफैक्ट मैं रियल स्टोरी ऑफ धुरंधर वीडियो में लियारी की रियल कहानी को खोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इस मूवी को थिएटर में जाकर देखें। बट यस, धुरंधर पार्ट 1 की एंडिंग जरूर एक्सप्लेन करूंगा, एज काफी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। देखिए, धुरंधर मूवी के एंडिंग में जब रहमान डकैत की मृत्यु हो जाती है, तब हमें एज एन ऑडियंस ये रिवील किया जाता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर, जिसका मूवी में नाम हमजा अली मजारी है, उसका रियल नेम जसकीरत सिंह रंगी है। और हम उरी फिल्म में इस सीन में पहले ही देख चुके हैं कि कीर्ति कुलारी के कैरेक्टर के मरे हुए पति का नाम भी जसकीरत सिंह रंगी था। तो ऐसे में कुछ थ्योरिस्ट की थ्योरीज सामने आई है कि क्या वाकई आदित्य धर एक स्पाई यूनिवर्स तो नहीं बना रहा, क्योंकि उरी फिल्म की टाइमलाइन तो साल 2016 की है और धुरंधर पार्ट 1 की टाइमलाइन 2009 तक की है, और सेकंड पार्ट में यही टाइमलाइन साल 2016 तक 100% जाएगी। और फिल्म में डीमोनेटाइजेशन होना कितना जरूरी है, इसकी बात एक सीन में मैडी के कैरेक्टर के मुंह से कही भी गई है, सटल रूप से। और धुरंधर पार्ट 1 की टाइमलाइन में यूपीए का शासन था, तो ऐसे में 1+1=2 ऐसा करके कई लोगों ने रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में यही थ्योरी लगाई है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही हैं। मगर फिल्म के एंड में एक बात और भी कही जाती है, यही कि माधवन एके संजय सान्याल ने किसी इंडियन आर्मी के कमांडो को स्पाई बनाकर पाकिस्तान नहीं भेजा था, बल्कि एक ऑलरेडी कन्विक्टेड प्रिजनर को ही इसी मिशन के लिए चुना था।
और हमें एज एन ऑडियंस रणवीर सिंह के कैरेक्टर के माता पिता के कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जस्ट एज अ मेमोरी फ्लैशेस। सो ऐसे में आदित्य धर कहीं जसकीरत सिंह रांगी को एक एक्स खालिस्तानी तो नहीं दिखा रहा है, जो बाद में माधवन के प्रभाव में भारत के लिए ये मिशन करने को राजी हो गया हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो आदित्य धर ने पाकिस्तान से एक और मुद्दा खालिस्तान भी छीन लिया है। अगर ऐसा हुआ तो सेकंड पार्ट ऑफ धुरंधर तो कसम से बवाल ही काटेगा और मार्च 2026 में सेकुलरों को एक और जख्म मिलेगा। मुझे पर्सनली उरी फिल्म से धुरंधर का ये कनेक्शन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्गुमेंट ओनली। सिर्फ नाम ही सेम है, मगर उरी का जसकीरत सिंह रांगी एक फौजी था और धुरंधर का जसकीरत सिंह रांगी एक कन्विक्टेड प्रिजनर है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जसकीरत सिंह रांगी को तो सेकंड पार्ट के ग्लिम्सेस वाले शॉट्स में बलिदान वाली टी शर्ट पहने हुए भी तो दिखाया है, उसका क्या? तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया मेरे, ये भी तो हो सकता है कि जसकीरत सिंह रांगी की ट्रेनिंग आर्मी कैंप्स में ही हुई हो। और इस बात को कैसे झुटला सकते हो कि अजय सान्याल ने धुरंधर मूवी में ये डायलॉग बोला कि ये एक क्रिमिनल है जिसको इस देश की कोई जरूरत नहीं है, मगर हम इसे देश के काम पर लगाएंगे। देखिए, आदित्य धर की फिल्म है, कुछ भी हो सकता है, मगर अगर जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही निकला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तो ये बात आप पक्का मान लीजिए कि आदित्य धर लंबा गेम खेल गए। वॉर ऑफ नैरेटिव्स में उनकी ये फिल्म धुरंधर एक माइलस्टोन बन जाएगी। और अब चलते चलते धुरंधर फिल्म आए और इस वनस्पति के नाशपति केआरके की तशरीफ न जले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना पगला गया है कि अब खुलेआम ट्विटर पर आदित्य धर को माँ बहन की गालियां निकाल रहा है और अपने एक ट्वीट में ये तक कह रहा है कि फिल्म की कहानी पाकिस्तान की, डॉन पाकिस्तान का, किस पॉलिटिकल पार्टी से उसको टिकट चाहिए वो भी पाकिस्तान का। तो ऐसे में इस देश की पब्लिक कैसी बेवकूफ है कि ऐसी बातों पर खुश हो रही है। अबे छोमू, देश की पब्लिक इन सब के लिए खुश नहीं हो रही है। पब्लिक पहली बार इन सभी पाकिस्तानियों को ठुकते हुए देख रही है, एज उनका हीरो आर माधवन रियल कैरेक्टर अजीत डोवाल है, ना कि अक्षय खन्ना का राकेश डकैत। अरे रहमान डकैत। कितनी बार गलती करोगे यार, एडिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब क्या ही करें, तुम तो वैसे भी इस देश से भागे हुए हो, तो इस बात को नहीं समझ पाओगे। वैसे एक और कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी सुलगी हुई है, मगर वो रीजन हमारी ऑडियंस यहीं कमेंट सेक्शन में लिख देगी। वंस अ मोमो ऑलवेज अ मोमो। अगर आप भी धुरंधर मूवी को 1000 करोड़ पार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।